तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 27। हॉस्पिटल। व्योम के जाते ही मेहर ने अपनी आंखें खोल ली। वो अचानक अपनी जगह से उठी और बंद दरवाजे को देखकर मन में बोली, ये क्या हो गया? कहीं बात अब हाथ से न निकल जाए। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, यहाँ से निकलना होगा, वरना अगर व्योम को सच पता चल गया तो कहीं सच में मुझे न मार डाले। ये बोल वो मन में इमेजिन करने लगी कि अगर व्योम को सच पता चला तो वो किस तरह रिएक्ट करेगा। इमेजिनेशन। उसकी आंखों के सामने व्योम था जिसे सच पता चल गया है और वो उसका गला अपने हाथों से दबा रहा है। वहीं मेहर बुरी तरह तड़प रही है, पर व्योम को रहम नहीं आ रहा। उसने उसके गले पर पकड़ कस दी। मेहर अपने ख्यालों में खोई थी कि अचानक वो दोबारा होश में आई। वो धीरे से सिर हिलाकर कांपती आवाज में बोली, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, यहाँ से निकलना होगा। अगर उस व्योम ने सबको सच बताया तो सच भी सामने आ जाएगा और सच बाहर आते ही वो मेरा सच में खेल खत्म कर देगा। ये बोलते हुए उसकी आंखों के सामने एक बार फिर वो दृश्य आया जब व्योम उसका गला दबा रहा था और वो तड़प रही थी। उस पल को याद करते ही अचानक मेहर बेड से उठ गई और कमरे में चक्कर काटने लगी। तभी वो रुककर बोली, नहीं मेहर, ये टहलने का टाइम नहीं है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना आज ये नाटक कहीं सच न हो जाए। ये बोल वो कोई आइडिया सोचने लगी। तभी उसके दिमाग में अपने परिवार का ख्याल आया जो शायद उसे ढूंढ रहे होंगे। ये याद आते ही मेहर ने अपने सिर पर हाथ रखा। हे भगवान, अरे मैंने तो बस मजाक में ये नाटक शुरू किया था। आप क्या सच में मेरा खेल खत्म करना चाहते हो? अरे, अगर मेरे परिवार को इन सब के बारे में पता चला तो वो तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये बोलते हुए मेहर ने बच्चों की तरह रोने जैसा मुंह बना लिया। तभी उसे ये भी याद आया कि वो तो बिना बताए यहाँ आ गई थी। वहाँ सब तो उसे ढूंढ रहे होंगे। बस यही याद आना बाकी था। अब मेहर सच में रोने लगी। वो रोते हुए बोली, आज तो पक्का मेरा काम तमाम हो जाएगा। तभी वो खुद को शांत करते हुए बोली, नहीं, नहीं मेहर, ये रोने का टाइम नहीं है। यहाँ से निकल, वरना व्योम तेरा गला दबाकर तेरा मर्डर कर देगा। वो कुछ सोचते हुए बोली, पर पहले मुझे किसी को सब बता देना चाहिए ताकि घर पर वो सब संभाल ले। वो सोचकर बोली, दी को बता दूं। तभी वो अचानक सिर हिलाकर बोली, दी तो मार मार कर भरता बना देंगी अगर उन्हें मेरे इस खेल के बारे में पता चला। ये सोच वो दोबारा रोने जैसा मुंह बनाकर बोली, क्या करूं? किसी को बताऊं जो बस घर पर कैसे भी बात संभाल ले। तभी मेहर के दिमाग में एक आइडिया आया। वहीं दूसरी ओर रियांश और रूहानिका। रियांश बार बार फोन पर, हेलो हेलो रोनी, सुनो तो कहता रह गया, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। उसकी मुट्ठियां कस गईं और हाथों की नसें उभर आईं। फोन कटते ही रूहानिका का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मिस्टर मल्होत्रा, आप? वो मेहर, हॉस्पिटल, ये सब क्या आप जानते हैं? मेरी बहन कहाँ है? उसकी आंखें सीधा रियांश पर टिकी थी, मानो हर जवाब उसी से चाहती हों। रियांश बस उसे देखता रह गया। गुस्सा और चेहरे पर बेचैनी की लकीरें साफ झलक रही थी। तभी रियांश बोला, मेरे साथ चलिए। ये बोल उसने रूहानिका की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए आगे पार्किंग की तरफ तेजी से जाने लगा। वहीं रूहानिका को कुछ समझ नहीं आया।
वो बस किसी पतंग की तरह उसके पीछे चल रही थी। करीब 5 मिनट बाद रूहानिका रियांश की गाड़ी में थी, एक महंगी ब्लैक रंग की कार जो दिखने में ही करोड़ों की लग रही थी। रूहानिका पीछे रियांश के बगल में बैठी थी। रियांश देख नहीं सकता था, इसलिए उसने एक पर्सनल ड्राइवर रखा था जो सालों से उसका वफादार आदमी भी था। रूहानिका एकटक सामने की तरफ देख रही थी। रियांश ने अब तक रूहानिका का हाथ नहीं छोड़ा था। वो तब से ही चुप था। वो मन में यही सोच रहा था कि रूहानिका को सच कैसे बताए। वहीं रूहानिका ने एक गहरी सांस भरी और बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? और महर? महर कहाँ है? मिस्टर मल्होत्रा, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? मैं आपसे कब से सवाल कर रही हूँ। और हॉस्पिटल? हॉस्पिटल? आप बार बार हॉस्पिटल क्यों बोल रहे थे? महर? महर ठीक तो है ना? वहीं उसकी बात सुन। अब परेशान रियांश ने गहरी सांस भरी और रूहानिका की तरफ सिर करके कहा, मैं आपको वहीं ले जा रहा हूँ जहां वो है। ये सुन रूहानिका के चेहरे पर एक चमक आ गई। वो रियांश की तरफ अपना हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर खुश होकर बोली, क्या क्या आप जानते हैं कि मेरी बहन कहाँ है? वहीं रूहानिका के अचानक यूं हाथ पकड़ने से रियांश मानो थमसा गया। कुछ पल के लिए उसने पहले भी रूहानिका को संभालने की कोशिश की थी, पर उसे तब कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई। वो बस रूहानिका के हाथों को फील कर रहा था, जिससे उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वहीं रूहानिका फिर खुशी से बोली, सच, आपका शुक्रिया कि आप मुझे उसके पास ले जा रहे हैं। तभी रूहानिका रुककर बोली, पर आपको कैसे पता कि वो कहाँ है? अब रूहानिका की बात सुन। रियांश दोबारा होश में आया। उसके दिमाग में रोनी की बोली सारी बातें दौड़ने लगी। अब वो लड़की नहीं रही जो रोनी ने कहा, एक एक कर रियांश के दिमाग में चलने लगा। वो धीरे से रूहानिका की तरफ मुड़ा, पर पता नहीं क्यों आज पहली बार मानो उसकी ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। वो एक शब्द नहीं बोल पाया। दूसरी तरफ वहीं वंश एकटक रिया को देख रहा था। उसके हाथ पैर तक भी कांपने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर रिया को सच्चाई कैसे बताए। वो कांपती हुई आवाज में बोला, मैं। वंश ने एक गहरी सांस भरी ताकि वो खुद को शांत कर सके, और फिर उसने एक सांस में सब कुछ रिया को बता दिया, जो भी रोनी ने उसे कहा था। वहीं उसकी बात सुन। रिया खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक वो जमीन पर गिरने लगी। तभी वंश ने उसे जल्दी से संभाल लिया। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए सिर हिलाते हुए कांपती बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता, महर। ये बोलते हुए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अब वो खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे वो सारे पल याद आ रहे थे जो उसने महर के साथ बिताए थे। वो रोते हुए बोली, नहीं, महर को कुछ नहीं हुआ। वो जिंदा है। ये सब झूठ है। वो रोते हुए वंश का हाथ पकड़कर बोली, बोलो ना, ये सब झूठ है। उसे कुछ नहीं हुआ। वहीं रिया को इस तरह रोता देख वंश खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे रिया के आंसू गिर रहे थे, वैसे वैसे वंश का गुस्सा व्योम के लिए बढ़ रहा था। वो मन में बोला, आज तूने गलती नहीं, एक गुनाह किया है व्योम, और इसकी कोई माफी नहीं। मैं खुद तुझे इसकी सजा दिलवाऊंगा। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तभी वहीं दूसरे रूम में जा रहे रोनी के दोस्त की नजर सामने जमीन पर बैठी रिया पर गई और उसके साथ खड़े वंश पर। वहीं जब वंश की नजर कुछ दूर पर खड़े एक लड़के पर गई,
ये वही दोस्त था जिसे रोनी ने यहाँ पर रहकर सब संभालने को कहा था। वहीं उसे देख वंश बोला, तुम तो व्योम के दोस्त हो ना? क्या होगा आगे, क्या करेंगी रूहानिका जब उसे सच पता चलेगा और कैसे निकलेगी महर वहां से, क्या बताएगी वो सारी सच्चाई सबको, पर किस तरह से आगे जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। लेखिका शिवांगी। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 28। वंश और रिया। वंश उस लड़के के पास आया और गुस्से में बोला, तुम व्योम के दोस्त हो ना? सामने वंश को देख वो लड़का और घबरा गया। वो कंपती हुई आवाज में बोला, आप। वो आगे बोल पाता उससे पहले वंश की नजर उस लड़के के हाथ में पकड़े फोन पर गई। ये किसी और का नहीं, रिया का ही फोन था। वंश ने उस फोन को एक्सीडेंट वाले दिन देखा था, जब टक्कर की वजह से रिया का सारा सामान सड़क पर गिर गया था। वो लड़का आगे कुछ बोल पाता उससे पहले वंश ने उस लड़के के हाथ से फोन छीना और गुस्से भरी आवाज में बोला, ये फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वहीं वंश के मुंह से फोन का जिक्र सुन और उसे फोन लेते देख वो लड़का कुछ सेकंड के लिए डर सा गया। वो एक बात तो अच्छे से समझ गया था कि जरूर कोई बड़ी परेशानी है। महर का यूं बेहोश होना, फिर रोनी का वहां सब संभालने को कहना, और अब रिया को इस तरह रोता देख अब उसे भी महसूस हो गया था कि जरूर महर को कुछ हुआ है। उस लड़के को चुप देख वंश लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम भी व्योम के साथ? उसे इतना ही कहा था कि वो लड़का घबराहट में कंपती हुई आवाज में बोला, नहीं सर, मैं नहीं। मतलब मुझे ये फोन रोनी ने दिया था। उस लड़के के मुंह से रोनी का नाम सुन वंश गुस्से में बोला, रोनी ने? तभी वो लड़का लड़खड़ाती आवाज में बोला, जी रोनी ने। तभी वंश बोला, पर क्यों? क्या तुम महर को जानते हो, या ये जानते हो कि इस लड़की को ऊपर स्टोर रूम में किसने लॉक किया था? वहीं वंश की बात सुन वो लड़का परेशान हो गया। वो अच्छे से जानता था कि ये सब किसने किया है। वो डरते हुए बोला, वो इसके आगे वो कंपने सा लगा था। वो चाहकर भी व्योम का नाम नहीं ले सकता था। वो अच्छे से जानता था कि अगर आगे व्योम को इसके बारे में पता चला तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वहीं उस लड़के के चेहरे के उड़े रंग और माथे पर आते पसीने को देख वंश ये समझ चुका था कि वो लड़का क्या सोच रहा है। जरूर वो लड़का व्योम के डर से कुछ नहीं बोल रहा था। वंश ने एक गहरी सांस भरी और बोला, ठीक है, जाओ यहाँ से। ये सुन उस लड़के को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि वंश ने क्या कहा। उसे लगा था कि वंश उस पर चिल्लाएगा या फिर उससे सवाल करेगा, पर यहाँ तो वंश ने उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। उसने एक सुकून की सांस भरी और वहां से जाने लगा कि तभी वंश पीछे से बोला, और हाँ, आज के बाद तुम व्योम और रोनी की गलत बात नहीं मानोगे। उन जैसे लोगों से दूर रहा करो। वहीं वंश की बात सुन उस लड़के ने धीरे से सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसे जाता देख वंश ने एक गहरी सांस ली और गुस्से भरे लहजे में बोला, इस बार जो तुमने गलती की है ना व्योम, उसकी सजा तुम जन्मों तक नहीं भूलोगे। ये बोल वो मुड़ा, तभी उसकी नजर रिया पर गई जो अभी भी बेसुध सी रोए जा रही थी। रोते रोते अब उसे बेहोशी सी छाने लगी थी। वो सुबह से भूखी प्यासी उस कमरे में फंसी थी। उसके बाद महर के बारे में जानने के बाद वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसका पूरा चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। वो अचानक लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरने लगी। उसे गिरता देख वंश उसके पास भागा। उसके पास आकर उसने उसे कंधे से संभाला और उसे उस पेड़ के नीचे बैठा दिया।
उसके गाल पर हाथ रख, चेहरा थपथपाते हुए परेशानी भरे लहजे में बोला, तुम ठीक हो ना? सुनो सुनो रिया। कुछ न बोली। उसे बेहोश होता देख वंश ने उसे पेड़ के सहारे बिठा दिया और भागते हुए वहां से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने गाड़ी में से पानी की बोतल निकाली और वापस भागते हुए रिया के पास आया। वो घबराते हुए रिया की तरफ बढ़ा। उसके पास पहुंचकर उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। सीने से लगाकर उसे पानी पिलाने लगा। वहीं बेहोश रिया ने कंपते हुए पानी की बोतल पकड़ी और कंपते हाथों से पानी पीने लगी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए थे। कुछ देर बाद रिया ने पानी पिया। अब जाकर उसे हल्की राहत मिली। वंश ने उसे अभी भी खुद से लगाया हुआ था। रिया अभी भी कंप रही थी। वो रोते हुए बोली, मुझे मेहर के पास जाना है, प्लीज मुझे। वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले वंश ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो जानता था कि रिया अभी इस हालत में नहीं है कि वो खुद को संभाल पाए। उसे गोद में उठाकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने रिया को फ्रंट साइड सीट पर बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसने रिया का फोन डैशबोर्ड पर रख दिया। रिया अब भी बेसुध सी बैठी हुई थी। वंश उसके पास आया और उसने धीरे से उसे सीट बेल्ट पहनाई। उसकी नजरें अभी भी रिया पर थी। रिया की हालत देख वंश का गुस्सा व्योम के लिए बढ़ता जा रहा था। वंश ने एक लंबी सांस ली और फिर गाड़ी स्टार्ट की। उसने विंडो खोल दी ताकि रिया का दम न घुटे। वो काफी ज्यादा घबरा रही थी। उसे रह कर मेहर का ख्याल आ रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी खुली रोड पर भागने लगी। वंश काफी तेज ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखें सामने थी, पर ध्यान उसका पूरा रिया पर था। मन में बस गुस्सा था जो समय के साथ साथ बढ़ रहा था। वहीं रिया विंडो से टिककर बाहर देख रही थी। उसके मन में वो सारे पल किसी पिक्चर की तरह चल रहे थे। वो पल जो उसने मेहर के साथ बिताए थे। कभी गुस्सा, कभी लड़ाई, इतनी कि दोनों बातें करना बंद कर देती थीं, पर फिर शाम तक फिर एक हो जाती थी। मेहर के साथ हमेशा रिया को ऐसा ही लगता था, मानो वो किसी दोस्त के साथ नहीं, अपनी बहन के साथ है। लड़ाई, झगड़ा और ढेर सारा प्यार था उनके रिश्ते में। वो उन यादों में खो रही थी कि तभी उसका अचानक फोन बजा। रिया तो ऐसी हो गई थी मानो उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। वो खोई हुई थी। रिया की हालत देख वंश ने फोन देखा। फोन पर शो हो रहा नाम पढ़ते ही अचानक वंश ने जोर से ब्रेक मारा। वो सदमे में फोन को देखने लगा। वहीं अचानक ब्रेक लगने से रिया खुद को संभाल नहीं पाई। वो हल्का उछल गई। अच्छा था कि उसने सीट बेल्ट पहनी थी, वरना उसका सिर सीधे सामने लगे शीशे से जा लगता। उसने धीरे से चेहरा घुमाया और वंश को देखा, जो एकटक खामोश सा फोन को निहार रहा था। फोन अभी भी बज रहा था। दूसरी ओर हॉस्पिटल। मेहर अभी भी परेशान सी इधर उधर चक्कर काट रही थी। वो धीरे से बोली, क्या करूं? अगर यहाँ से जल्द नहीं निकली तो पक्का वो व्योम पकड़ लेगा, और अगर उसने मुझे जिंदा पाया तो पक्का मुझे इस बार सच में मार देगा। वो खुद से बुदबुदाई, नहीं, यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो कोई आइडिया सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर सामने रखे फोन पर गई। फोन देख वो खुश होकर बोली, हम। ये कहकर वो भागते हुए फोन के पास आई और फोन उठाकर किसी को कॉल मिलाने लगी। क्या होगा आगे? क्या सच बाहर आएगा? और क्या होगा जब व्योम के सामने आएगी सच्चाई?
आगे जानने के लिए पढ़िए। तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़े। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए